मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। और राजीव, मैं आपसे पश्चिमी यूपी की लड़ाई, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर, और यहां पर हमने चर्चा भी की थी राजीव, और जो हमें दिख भी रहा है लगातार क्षत्रिय समाज की नाराजगी, एक के बाद एक लगातार वो सम्मेलन कर रहे हैं। जो बीजेपी का एक तरफ कोर वोटर पिछले चुनाव में रहा है, 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की आप बात कर लीजिए, आज वही समाज नाराज है। वो नारा दे रहा है कि योगी तुझसे बैर नहीं, लेकिन बीजेपी तेरी खैर नहीं। आज वो ये नारा देता नजर आ रहा है। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही मैं दक्षिण की भी बात करूंगी, तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, ये यहां पर यहां की जो फाइट है वो कितनी टाइट नजर आ रही है? देखिए, 2019 में आज जो 19 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, 2019 में इन सीटों में यूपीए गठबंधन जो था वो एनडीए पर भारी था। 45 सीटें 2019 में इन सीटों पर यूपीए को मिली थी, जबकि 41 सीटें एनडीए को मिली थी। जहां तक आपने तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटों की बात की, उसमें 39 सीटें डीएमके अलायंस को मिला था, या वो इतनी सीटें जीतने में कामयाब हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा, तमिलनाडु के तड़ातड़ दौरे प्रधानमंत्री ने किए। नई संसद जब बनवाया तब आपने देखा ही कि वहाँ तमिलनाडु के मंदिरों को, पुजारियों को बुला करके वहाँ पर, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जो रखा गया, सिंगोल हर तरीके से जोड़ने की बात तमिलनाडु को की गई। बनारस में काशी तमिल संगम हुआ, उसमें प्रधानमंत्री गए, तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोगों को लाया गया, बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाया गया, और अयोध्या लाने का क्रम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तमिलनाडु से शुरू किया गया। आपको मालूम है, दक्षिण के लोगों की धार्मिक यात्राओं का बहुत शौक रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, प्रधानमंत्री की रैलियों की दृष्टि से, चेहरे की दृष्टि से, धार्मिक कनेक्शन की दृष्टि से, उत्तर और दक्षिण जोड़ने की दृष्टि से इस बार तमिलनाडु में बहुत प्रयोग किए हैं। अब देखना है कि उन 39 सीटों पर तमिलनाडु राज्य की क्या होगा। जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, देखिए, ये जो सीटें चुनाव हो रहे हैं, एक चीज़ 2019 और 24 के चुनाव में कुछ बुनियादी बातें हैं। पहली बात ये कि इस बार न पुलवामा है, न सर्जिकल स्ट्राइक है। इस बार अब वो कहने की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को 5 साल का मौका और देना चाहिए। अब किसानों को वो इंतज़ार नहीं है कि उनकी आय दोगुनी हो गई, और नौजवानों को ये आस नहीं है कि उनको कितने करोड़ नौकरियां मिल गई। अब 10 साल का लेखा जोखा बिल्कुल सामने है, और इन 10 सालों में सरकार को बताने के लिए किसान नौजवान के लिए क्या चीज़ें हैं, वो है राम मंदिर है, 370 है, जिसकी चर्चा बीजेपी हर जगह कर भी रही है। तो चुनाव को किसके इर्द गिर्द, विकास के, सड़क के इर्द गिर्द, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द, ये तो हो गई बीजेपी की बात। विपक्ष पिछले 10 सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर कोई चेहरा खड़ा करने में कामयाब नहीं रहा है। ये भी 2024 के चुनाव की सच्चाई है। और जो इसके इर्द गिर्द जिन मुद्दों को मैंने बताया, विपक्ष उसके इर्द गिर्द चुनाव को रखना चाहता है, और इसी माहौल में 2024 का चुनाव हो रहा है। 10 साल हो गए अब इस सरकार के, तो अब उसकी समीक्षा और उसके रिपोर्ट कार्ड पर वोट पड़ने की संभावना भी है। जहां तक आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, देखिए, 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी, 3 सीटें बीएसपी को गठबंधन में मिली थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, यानी कि 5 सपा बसपा गठबंधन को और 3 बीजेपी को। लेकिन इस बार इन 8 सीटों पर मामला उलट पुलट है। पहली बात तो ये कि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज इस बात का इन 8 सीटों पर मिल सकता है कि सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही हैं, दोनों के वोट बैंक अलग अलग हैं। अगर दोनों अच्छे से चुनाव लड़ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिंपल दिखाई दे रहा है। दूसरा मामला ये है कि जो 3 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक उसमें से मुजफ्फरनगर की सीट है, जो कि इस बार बहुत ही जो आपने कहा क्षत्रियों के विरोध की वजह से, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इसकी बात नहीं है, ये जो यहाँ इस इलाके का जो सेंटिमेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसमें जो एक तरफ मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूर्वांचल और पश्चिम में एक सिमिलरिटी है। चौधरी चरण सिंह ने जाट और मुस्लिम गठबंधन के साथ एक अटूट
गठजोड़ बना लिया था जो बहुत प्रभावी था। इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण उनके लिए पूर्वांचल में बहुत कारगर साबित होता था, लेकिन वो समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो अभी भी बना हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो टूट गया था। और एक वही नहीं टूटा, साथ ही साथ जो एंटी जाट उनके जैसे पूर्वांचल में एंटी यादव सेंटिमेंट्स की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा होता है, इसी तरह पिछले 3 चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंटी जाट जो सेंटिमेंट्स हैं, मतलब जाटों के प्रभुत्व से जो परेशान रहने वाली सारी जातियां और समाज के लोग थे, वो इकट्ठे बीजेपी पर जाते थे। इस चुनाव में हुआ ये कि जाट ही बीजेपी की तरफ चले गए, तो वो जो विरोध प्रदर्शन आपको देखा जा रहा है, जाटों को मिल रहे महत्व से, भारतीय जनता पार्टी के स्टेज और मंच पे जो महत्व मिला है पिछले 1 महीने में, उससे बाकी जातियों को लगता था कि जिसके लिए हम अलग होकर के बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने तो उसी को मंच पर चढ़ा लिया। एक ये सेंटिमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो कि 3 सीटें जो पिछली बार कैराना की जीती थी भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार जो मुजफ्फरनगर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी, और इन सीटों को जहां जीता था कैराना में, अब वो मामला नहीं है। कैराना में जाट वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर उनसे जाट वोट अगर मिलते हैं तो कैराना में फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति है। लेकिन वहां की उम्मीदवार इकरा हसन अपने चाल ढाल, बोल चाल और अपनी बातों से एक अलग तरह का माहौल बनाए हुए हैं, तो ये इस बार का 8 सीटों का मामला बड़ा गड्ढमड्ढ दिखाई देता है। हालांकि मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद की सीधी टक्कर है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इस समीकरण को सामने रखा है। दक्षिण और यहाँ पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर चुनाव होना है, बेहद दिलचस्प मुकाबला है, और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरह से जो जोर शोर से प्रचार प्रसार किया भी गया। और अब 400 पार का जो ये नारा बीजेपी एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, हालांकि जिसे विपक्षी गठबंधन 150 और 180 वहीं तक सिमटने की जो दावे कर रहा है, उसमें जनता किसके साथ नजर आती है वो देखना होगा।